नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और इस वक्त पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला जी। दीप्ति काला जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। थैंक यू सो मच सीनम। बातचीत हम करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आपके एक्सपीरियंस को लेकर भी बात होगी, लेकिन मौजूदा वक्त में जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत एक बार फिर से कर दी है उससे शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए, सीज़ फायर की बात हुई मैम, और सीज़ फायर के बाद माना ये जा रहा था कि अब तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर से 4 घंटे भी उसका पालन नहीं कर पाया पाकिस्तान और फिर से नापाक हरकत कर दी। जी सीनम, देखिए हमें समझना होगा कि ये वो कुत्ते की पूंछ है जो सीधी नहीं होगी, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। जब हमने सीज़ फायर का जब हमें मैसेज आया और उसके बाद हमने देखा कि ये उल्लंघन भी हुआ है, तो ये उल्लंघन क्यों हुआ है ये इसको समझते हैं। तो पाकिस्तान की जो फितरत है वो ही इतनी पुअर है, बिकॉज उसको फॉल्स नरेटिव बनाने की बहुत आदत है। हमने पिछले काफ़ी दिनों में देखा कि कम से कम अराउंड 5 अप्रैल के बाद से काफ़ी फॉल्स नरेटिव्स बनाए जा रहे थे। हिंदू और मुस्लिम की भेदभाव की बातें करी जा रही थी, एंड देन हमारा पहलगाम अटैक भी हुआ। तो जब हम इस वॉयलेशन की बात करते हैं तो वो अपना कहते हैं एक रूप दिखा रहा था कि देखिए मैं तो ढीठ हूँ, ठीक है। हालांकि वो कुछ डैमेज नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा जैसे कि हमने अभी भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। जब उसने कल सीज़ फायर के बाद ही नहीं रुकना मुनासिब समझा, तो आगे कहाँ पे हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये वॉयलेशन का सिंपल रीज़न यही है कि मैं ढीठ हूँ, मैं नहीं मानूंगा, एंड प्रोबेबली इट वाज आल्सो ट्राइंग कि शायद भारतीय सेना थोड़ा आराम से बैठी होगी तो मैं कुछ ना कुछ उसका डैमेज करके निकलूं, लेकिन जो कि अभी वो फेल हो आगे गया। भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग रुकने वाले हैं। 100% मुझे नहीं। अभी भी आप कह सकते हैं कि आप भरोसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि पूरे समंदर को चखना जरूरी नहीं होता। जब आपको पहले ही पता है कि पानी खारा है, तो किसी ने एक बार धोखा दिया तो 1000 बार आपको हजार धोखा बार देगा, 100%। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की अब बात कर लेते हैं मैम। बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके साथ, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ और नारी शक्ति ने ही हमारे ऑपरेशन सिंदूर को जो कि सक्सेसफुल बनाया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी भी जारी है, लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद ही भारत ये मानकर चल रहा था कि देखिए हमने एयर स्ट्राइक कर दी और हमारी तरफ से तमाम चीज़ें खत्म हैं। जी। लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तान ने दोबारा से अटैक किया, दोबारा से जो पाकिस्तान ने चीज़ें की, वो ये बताती हैं कि आने वाले वक्त में भी दोनों के बीच शांति तो नहीं बहाल होने वाली। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि वायुसेना के सामने कितनी चुनौतियाँ होती हैं। इंडियन एयरफोर्स में आप काम कर चुकी हैं जी, कौन कौन से ऑपरेशंस में आप हिस्सा ले चुकी हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारे पास ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज हमारी जनता के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेना जब वहाँ लड़ाई पे जाती है तो हमें किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एयर ऑपरेशंस, बिकॉज इसमें ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिकॉज जो स्ट्राइक्स की थी वो वायुसेना ने करी थी एंड हमारी टेरिटरी में रह के करी थी। यहाँ पे सीनम एक बहुत अच्छी चीज़ जो समझने की है वो है कि देखिए एयर स्पेस का जितना भी काम है, चाहे वो सिविल एयरलाइंस है या मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जब कोई भी जहाज हवा में है तो ग्राउंड लेवल पे बैठ के रडार से ही उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ये सब सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस्ड है और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि हम उस एयरक्राफ्ट का पिकअप ले पा रहे हैं। अब हर एयरक्राफ्ट का एक कोड होता है और उस कोड के बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि वो फ्रेंड है कि फो है, यानी कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मनी जहाज है। अब जो हमारे रडार्स होते हैं वो उसको पिकअप करते हैं और हमें उससे पता चलता है कि वो फ्रेंड है कि फो है। नाउ कई उस दौरान जैसे कि मैंने बताया ग्राउंड लेवल पे अफसरान बैठे हुए हैं जिनको ये काम अपने इंटेलिजेंस से जो रडार पिकअप कर रहा है उसको समझना है। और आप सोचिए कि वॉर जैसी सिचुएशन आ रही है, शेलिंग्स हो रही हैं, आप 0.01% भी गलती नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन तो बात की बात है। मैं कह रही हूँ कि आप उस इंटेलिजेंस पे सोच के देखिए कि ऊपर आपके आकाश में ऑप्शन नहीं है, 5 से 6 जहाज हैं। आप अपने जहाज को तो गलती से कह के नहीं मार सकते।
है ना। तो आपको कितना मेंटली अजाइल रहना पड़ेगा कि मैं फटाक से ये पता कर सकूं कि कोई भी दुश्मन का जहाज मेरी तरफ नहीं आ रहा है या कोई मिसाइल है जो वो मेरी तरफ आ रही है उसको मुझे इंटरसेप्ट करना है, मेरी भी मिसाइल उड़ रही है, रडार उसको भी पिकअप कर रहा है। तो मेंटल एजिलिटी जो है जिसको ऑफ कोर्स हमें ट्रेनिंग में इस चीज़ की ट्रेनिंग इसी की दी जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कि एक फौजी का जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमें कहते हैं फौजी का तो होता है नो डाउट, लेकिन एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि विमेंस को लेकर भी कहा जाता है कि विमेंस बहुत मल्टीटास्किंग होती है, और आज के टाइम में तो हम ये देख ही सकते हैं। अब देखिए महिलाओं ने घर से निकलकर बाहर कमाना भी शुरू कर दिया है, और यहाँ पर आप देखिए इंटेलिजेंस महिलाओं का जो विमेंस का हमने देखा, क्या ये भी एक वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं को ही सौंपा गया? जी देखिए, सबसे पहले तो भारत जिस गति से वुमेन इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड डिफेंस फोर्सेस में अब हमारे अफसरान लेडी ऑफिसर्स को स्पेसिफिकली ऊपर कमांडिंग पोजीशंस भी दी जा रही हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, दोनों हमारे जो अफसरान जिन्होंने ब्रीफिंग करी है एमनीए की, ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट ये पाकिस्तान के लिए भी एक लेसन है कि आप देखिए हमें तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे तो वुमेन ऑफिसर्स ही आपके लिए काफ़ी हैं। उन्होंने जो किया ना पहलगाम में जी, वो महिलाओं को कमज़ोर करने के लिए किया। जो हमने देखा ना कि उनके पति को उनके सामने मार दिया जाता है और उनको लगा कि इससे महिलाएं कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, उसने ये साबित कर दिया कि भारत की महिलाएं कमज़ोर नहीं है और उनकी महिलाओं से तो कहीं आगे। 100%। देखिए इसकी हिस्ट्री भी अगर हम जानेंगे तो कल मैं थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा लगा रही थी कि अगर आप महाभारत को याद करें तो महाभारत में द्रौपदी के ऊपर पहले कष्ट डाला गया था, उसकी इज्जत पे लांछन लगाई गई थी, और जब महाभारत हुआ और उसने अपनी जो उसने शपथ ली थी उसको पूरा किया, ठीक है। सो ऐसे ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें जो सिंदूर हमारी महिलाओं का उन्होंने उजाड़ा था, तो वही हमने उसका बदला लिया है, उन आतंकियों को ढेर किया है, उन आतंकी जो ठिकाने थे उनको ढेर किया है, और हमने उस सिंदूर की कीमत सिंदूर जो है, सिंदूर को बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा था पाकिस्तान में। जब ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया तो पाकिस्तान में देखिए आप एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, एजुकेशन इतनी पुअर है कि उन्हें सिंदूर का भी मतलब नहीं पता था। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किया गया नाम सिंदूर था कि सिंदूर क्या होता है। बिल्कुल। देखिए ये बात एजुकेशन सिस्टम पर आप क्या कहेंगे? जी एजुकेशन सिस्टम का अगर हम देखें तो हमारा ये पॉइंट काफ़ी टाइम से रहा है। क्यों हमने जब हमने ठिकानों पर उनके हमला किया, आतंकी ठिकानों पे, तो क्यों उनमें मदरसा भी वो थे, क्यों वो ठिकानों में मदरसा भी थे। सो बहुत ही बेसिक लेवल पे जो मेंटल ब्रेन वॉश होता है, ठीक है, वो किया जाता है कि हिंदुत्व के खिलाफ। और हमने तो जनरल मुनीर को खुद ही सुना है कि वो कैसे उन्होंने बायस स्टेटमेंट दिया था हिंदू और मुस्लिम का, हम कल्चर से अलग हैं, हम सोच से अलग हैं, हम सुपीरियर हैं हिंदू से। तो ये जाहिर सी बात है कि कहाँ से पाकिस्तानियों को पता होगा कि सिंदूर क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ कम आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सर्च वर्ड्स। एंड शायद वो घबराए भी हुए थे कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ये सिंदूर है क्या चीज़ कि इतना घातक ऑपरेशन भारत को करना पड़ा। अच्छा मैम, आपके एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करूँ तो कब आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी इंडियन एयरफोर्स में ही जाना है और मुझे भी ऐसा ही करना है? कोई एक शख्स जो आपकी इंस्पिरेशन बना हो? सीनम, इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है। मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। देयर इज़ अ स्टेटमेंट का कहना है कि समटाइम्स यू चूज़ योर प्रोफेशन, द अदर टाइम द प्रोफेशन चूजेज़ यू। सो मेरे केस में मेरे प्रोफेशन ने मुझे चूज़ किया। मैं बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे, बट एक ही दिक्कत थी कि मेरे मदर और फादर, बिकॉज उन्होंने देखा था कि कैसे उस टाइम पे वुमेन ऑफिसर्स आए थे फ़ौज में, तो उनको दिखाई दे रहा था कि बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर वो मैरिड हो जाती हैं तो दोनों ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स अलग अलग हैं, फैमिली नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर जंगलों में पोस्टिंग्स हो रही हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में आप कॉर्नर में चले जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं। सो दे नेवर वॉन्टेड मी टू जॉइन द इंडियन आर्मी।
सो एक बार क्या हुआ, माई फादर वॉज द ओनली वन इन द इंटायर फैमिली हु वॉज इन द फोर्सेज. सो एक बार समर वेकेशंस में मेरे कजन्स आए हुए थे घर पे एंड माई फादर्स यूनिफॉर्म वॉज हैंगिंग एंड दे सेड कि चलो चलो एक फ़ोटो खींच लेते हैं एंड अंकल की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं. सो वन बाय वन 2 of them wore the uniform and they got photographed and they said चलो दीप्ति तुम भी कर लो. एंड देयर वाज दिस, बिकॉज मैं शायद बचपन से वो चीज़ देख रही थी और वो मेरे जहन में जा रही थी. मेरे अंदर से बहुत जल्दी, मैं सिर्फ 7th क्लास में थी, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई और मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म पहनूंगी, मैं किसी और की नहीं पहनूंगी. सो वो जो एक डिटर्मिनेशन था वो उतने बचपन से मेरे अंदर आ चुका था. एंड मेरी मम्मी पापा ने मुझसे प्रॉमिस भी लिया था, एक बार बीमार हो गई वो एंड कि तुम फौज में नहीं जाओगी, फौज में नहीं जाओगी. लेकिन मेरे अंदर का मुझे पता था कि चाहे मुझे इस घर से भाग के जाना पड़े, मैं एसएसबी तो दूंगी और मैं इसको क्लियर करके, मेरे को वर्दी के अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं है. एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड. नाउ अब बात करते हैं एसएसबी की. मैंने पहली बार अटेम्प्ट में ही, बाय गॉड्स ग्रेस, पहली बार में ही रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया. मेडिकल में आई वाज द ओनली वन हु क्लियर्ड द मेडिकल थ्रू आउट, लाइक कोई भी टेम्प्रेरी रिजेक्शन नहीं मिला मुझे. तो वहाँ पे जो एक कमरे में हम 10 लड़कियाँ होती हैं जब हमारा एसएसबी होता है. सो उनमें से एक ने पूछा कि बिकॉज तब तक हम कॉलेज का आखिरी साल था, तो ऐसी मजाक मजाक में किसी ने पूछ लिया कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है. तो मैंने बोला नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है. तो बोले क्यों, तुम तो लंबी हो, अच्छी दिखती हो, क्यों नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड. तो मैंने सोचा और मेरे दिल से जो आवाज़ आई, जो रियल आंसर था वो यही था कि देखो मेरा ना पहला और आखिरी प्यार सिर्फ फ़ौज है, और वो मैं किसी को और को नहीं दे सकती. बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है आपकी ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारी यहाँ पर ऐसी लेडीज़ हैं, विमेंस हैं, मैं कहूँगी विमेन हैं, जो आपसे इंस्पायर होने वाली हैं वाकई आपकी ये स्टोरी सुनने के बाद. देखिए, तो कई बार ये होता है कि आपके मन में जो बचपन से चीज़ होती है वो आपको मिलकर ही रहती है. ये मैंने हर प्रोफेशन में देखा है मैम, ना सिर्फ आपके में, कि आप बचपन से जो चीज़ आप, चाहे आप वो मजाक में बोल रहे हो, चाहे आप वो मजाक में बोल रहे हो, आपको उस वक्त उसका मतलब भी पता ना हो, मैंने ये नोटिस किया है कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलकर रहती है. चलिए खैर आते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त अभी तक वाकई हम कह सकते हैं कि अभी तक भी इंडिया को परेशान ही करके रखा है, और अभी भी आने वाले वक्त में विश्वास नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान चुपचाप बैठेगा. आने वाले वक्त में भी कई ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. लेकिन अभी जो वायुसेना ने एक बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका क्या मतलब समझा जाए. जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब ये है कि हम जनता को पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को स्पेसिफिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि सीज़ फायर हो गई है और हम ठंडे पड़ गए हैं. ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ हमने ये शर्त क्यों रखी है सीने में, हमने ये शर्त इसलिए रखी है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर. ये हमारे डॉक्ट्रिन में ही चेंज हो रहा है ना, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था. हमने इनफैक्ट काफ़ी सालों तक, जब मैं बचपन में जब मैंने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह देखे थे, हमने कभी रिटेलिएशन देखा ही नहीं भारत की तरफ से. बिल्कुल, दुनिया रो पीट के चुप होके बैठ जाती थी, बस यही होता था. और मुझे बहुत अच्छे से याद है एक टाइम जहाँ पे दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे पेरेंट्स बिल्कुल मना कर देते थे कि हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि जहाँ भीड़ होगी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, है ना. सो आई क्लियरली रिमेंबर दैट टाइम. एंड आज का टाइम है जब हमने पहलगाम अटैक, हर एक अटैक का रिटेलिएशन किया है, उसको टेररिज्म को खड़ी चुनौती दी है और उस पर जीत भी पाई है. और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है. हालांकि ये जो ऑपरेशन है ये पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि ये टेररिज्म के खिलाफ है ना, पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है हमारी. सो जो चीज़ टेररिज्म के खिलाफ है, जब तक एक एक टेररिस्ट को आप ख़त्म नहीं कर देते, ये तो रेडिकल्स हैं, ये फैलते हैं, है ना. सो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा कि कल को भी हमें अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, वी आर ऑपरेशनल. तो हमारा बस यही कहना है कि वी आर फुल्ली ऑपरेशनल, 24/7 हम लोग ऑपरेशनल है. जनता आप सेफ है. चलिए मैम, आप इंस्पिरेशन, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक संदेश जो आप देना चाहें उन लोगों के लिए जो फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी इतनी ज़्यादा, जो कह सकती हूँ मैं, देशभक्ति उनकी उमड़ कर बाहर आ रही है कि हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं. बहुत बढ़िया, वो अभी भी जाने के लिए तैयार है और कह रहे हैं कि अगर अभी भर्ती करेंगे तो जब तक जंग चल रही है, जब तक वॉर चल रही है, तब तक हम आएंगे. वेरी नाइस सीनम, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सो पहले बात करते हैं कि जो फ़ौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप समझिए कि फ़ौज है क्या. आप समझिए कि एक फ़ौजी की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं. करेज, इनिशिएटिव,
है ना, लीडरशिप, ये जो 15 क्वालिटीज़ हमारी डिफ़ाइन करी गई हैं, आप उन क्वालिटीज़ पे अपना काम शुरू करिए। आप अपने आप को देखिए कि क्या आप में करेज है। कल को रोड पे आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, क्या आप वो पहले इंसान हैं जो उस आदमी की मदद करने जाएंगे, या आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, क्या आप वो इंसान हैं जो उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये क्वालिटीज़ आप अपने आप में ही जज करिए। अगर इन केस दीज क्वालिटीज़ आर नॉट देयर, आपके अंदर आपको लगता है कि नहीं ये क्वालिटीज़ नहीं है, क्योंकि फैमिली एनवायरनमेंट सबका अलग होता है, आप रिबल नहीं होते हैं कई बार, या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है अपने आप को उस तरीके से देखने की, तो आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू करिए। फ़ौज जो है सीनम, मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं ये कहती हूँ कि भगवान, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि पति आपको 7 जन्म तक मिले, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे जितने भी जन्म मिले, 84 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, मुझे सिर्फ फ़ौजी बनना है। सो ये जज्बा एक फ़ौजी का होता है और यही होना चाहिए। देन यू एन्जॉय फ़ौज। अब बात करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं हमारी भारतीय जनता से कि हम आज भी तैयार हैं, सो ये उनका प्रेम है हम भारतीय फ़ौज के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है। देखिए अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि भारतीय ये फ़ौज के लिए नारे भी लगाए हैं, भारतीय फ़ौज जिंदाबाद, कि आज अगर हम सो रहे हैं, मेरे भी कुछ काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो जम्मू में हैं, उधमपुर में हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जो सिविलियन है कि हम आज सो पा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है मेरा एक फ़ौजी भाई जो है या बहन जो है वो बॉर्डर पे तैनात है ना। सो ये जनता का प्यार है। जो लोग फ़ौज में नहीं जा सकते हैं लेकिन उनकी इच्छा हो रही है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि यही जोश अपनी सेना के लिए बना के रखिए, ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपने देश के लिए बना के रखिए, क्योंकि ये जो टेररिज्म का अटैक हुआ था इस बार स्पेसिफिकली रिलीजन को लेके, ठीक है, उनका टारगेट ही यही था कि हम अपने भारत देश में बहुत सारे विवाद इकट्ठे कर सकें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर सकें, लेकिन उसको निस्तंभूत अगर हमें करना है, उसको ख़त्म करना है, तो हमें टेररिस्ट को ये दिखाना पड़ेगा कि हम तो एक हैं। आप कितने ही हम पे जुल्म करिए, हम एक हैं, भारतीय सेना है आपसे लड़ने के लिए। बिल्कुल, हमें एकता का ही संदेश देना होगा और तभी फ्यूचर में भी, हालांकि पाकिस्तान अभी भी हम तो ये मान के चल रहे हैं कि विश्वासघात कभी भी कर सकता है आपके साथ। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति काला जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान ने अभी भी अपनी नापाक हरकतें लगातार जारी रखी हैं। बॉर्डर पर हालात अभी भी कह सकते हैं कि कंट्रोल तो कर लिए गए हैं, शांति बहाल कर दी गई है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ये नापाक हरकत फिर से कर सकता है। कल रात को भी हमने देखा, सीज फायर होने के बाद भी 4 ही घंटे के भीतर पलट गया पाकिस्तान। इस तरह की और खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए।